Hello everyone, welcome back to the channel. Guys, I am your host, your ranker दोस्त yes Keswani, and guys, welcome to this series. यार यहाँ पर we'll be revising every single chapter of your DT and IDT syllabus. We'll be starting with our chapter Basics of Taxation and our tax rates. यार देखो, सच्ची बोलूं, ये चैप्टर मार्क्स वाइज तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मित्रों जो टैक्स रेट्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं they'll be used throughout our entire syllabus of direct tax. इस चैप्टर में जो भी हम लोग टैक्स रेट्स पढ़ेंगे that will be used in our entirety of the syllabus. चैप्टर मित्रों बहुत ही सिंपल, is a mixture of our practical concepts and our theory. पार्ट ए में मित्रों मैंने डाल रखे हैं हमारे सारे के सारे थियरी कॉन्सेप्ट्स. टैक्स क्या है, टैक्स क्यों लगता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स, डीटी वर्सेस आईडीटी की हमारी सालों से चल रही युद्ध, एंड मित्रों हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आता है हमारा पार्ट नंबर बी, हमारा सोर्सेज ऑफ आवर एंटायर इनकम टैक्स लॉ. देन आता है हमारे रेट्स ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ. देन आता है हमारा रिबेट 115 बैक, हमारा स्पेशल टैक्स रेट्स, डीम्ड इनकम, एंड देन फाइनली आवर एग्रीकल्चरल इनकम. सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज व्हाट इज टैक्स? टैक्स समझेंगे हम लोग विथ आवर हैंडसम टैक्स पेयर मोनू. गाइस मोनू पेज हिज इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मोनू अपनी इनकम में से एक इनकम का टैक्स पे करता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूरत क्यों है इन पैसों की? सो दैट दे कैन एक्सपेंड देयर मनी इन द फॉलोइंग सोर्सेस. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफी सारे खर्चे करने पड़ते हैं जिसके लिए दे नीड टैक्स पेयर्स लाइक मोनू टू कंट्रीब्यूट फाइनेंसेस टू देम. ठीक है जी. सर किन टाइप के खर्चे होते हैं? एक तो एक्सपेंसेस ऑन वॉर. हमने अभी रिसेंटली देख लिया कि हमारी निर्मला ताई ने जो अलग अलग टाइप के पॉपकॉर्न पर अलग अलग टाइप की जीएसटी लगा लगाकर हमसे टैक्स वसूला है, उसका क्या खूबी यूज किया है. हमने अभी देखा है हमारे टैक्सेस की क्या वैल्यू है. हमारे सोशल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ, लॉ एनफोर्समेंट, हमारे सीपीएफ, सीआरपीएफ, जो इतनी बड़ी हमारी बटालियन चलती है, ऑल ऑफ दैट डिपेंड ऑन आवर टैक्स मनी. All of them are financed by our tax money, guys. Economic infrastructure, financing of welfare and public services. ऐसे बहुत सारे source of expenses हैं जिनको मित्रों फाइनेंस करने के लिए हमारा टैक्स का फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एवरी टैक्स पेयर दैट पेज द अमाउंट ऑफ टैक्स. सर टैक्स होता क्या है? लेकिन टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज. A mandatory financial charge that the taxpayer of a country pays to the government of that country. लेकिन सर जिसका ना evasion is punishable by law, यानी कि मित्रों मेरे को कंपल्सरी टैक्स का पैसा देना ही देना है. इफ आई डोंट दैट इज पनिशेबल अंडर लॉ. अगर मित्रों मैं निर्मला ताई को ये रुपया नहीं दूंगा, ताई नीचे आ जाएगी घर के मेरे पैसा वसूल करने के लिए. द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मैंडेटरी, अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज. एक टैक्स पेयर के पास कोई चॉइस नहीं होती है. सर समझ तो गए हम लोग ये. सर हम ये पॉइंट समझ तो गए कि ठीक है सर टैक्स क्यों भरना पड़ता है, टैक्स क्या होता क्या है. लेकिन सर एक अच्छे सच्चे टैक्स स्ट्रक्चर में ऐसे कौन से फीचर्स होने चाहिए, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए दैट मेक इट अ गुड टैक्स स्ट्रक्चर. चलो समझते हैं. सर देखो टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक बेनिफिट. आपको जो एक गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट दे रही है उसका एक कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है टैक्स. टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन इक्विटी. सर इक्विटी कहां से? देखो योर पेमेंट ऑफ टैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इनकम. जितनी आपकी एबिलिटी टू पे ज्यादा उतना आपका टैक्स का एक्सपेंस शुड भी ज्यादा. द मोमेंट योर इनकम इज मोर, टैक्स इज मोर, एंड वाइस वर्सा. जैसे आपकी इनकम कम होती है आपका टैक्स का खर्चा शुड ऑल्सो गो डाउन. नेक्स्ट सर्टेनिटी. आपको कितना अमाउंट कब एंड कहां पर डिपॉजिट करना है, इट शुड बी वेरी सर्टन. टैक्स अमेंडेबल होना चाहिए, टैक्स शुड बी फ्लेक्सिबल. मित्रों हम जीएसटी के टाइम में ये चीज पढ़ते हैं कि सर जीएसटी लाने के टाइम में, एप्लीकेबल करने के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ गई थी. सर लॉ इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ रहा है एक लॉ लाने के लिए. टैक्स शुड बी फ्लेक्सिबल, टैक्स शुड बी सर्टन, टैक्स शुड बी कन्वीनियंट टू पे एंड कन्वीनियंट टू कलेक्ट. एक सिटीजन के लिए टैक्स पे करना भी कन्वीनियंट होना चाहिए एंड गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना शुड ऑल्सो बी कन्वीनियंट. सर टैक्स हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ नेशनल इनकम. कैसे? जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट ऊपर जाता है, जैसे और डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट ऊपर जाता है योर नेट डिस्पोजेबल इनकम गोज डाउन, योर परचेजिंग पावर गोज डाउन. मतलब मित्रों इन्फ्लेशन ऑल्सो गोज डाउन. हमारे डायरेक्ट टैक्सेस आर एंटी इन्फ्लेशनरी नेचर.
बिकॉज जैसे आपके डायरेक्ट टैक्सेस के परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं, आपके मित्रों नेट डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है एंड इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। एंड इसका एकदम उल्टा, अगर आपके डायरेक्ट टैक्सेस की परसेंटेज गोज डाउन, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है मार्केट में। डायरेक्ट टैक्सेस एंड हमारे इन्फ्लेशन हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप, मित्रों सच्ची बताऊं, ये चीज हम लोग सी सीट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये सीट मित्रों हमारे सी सीट के सिलेबस में इकोनॉमिक्स में कवर्ड है ऑलरेडी। एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मित्रों जब हमारे डायरेक्ट टैक्सेस आर लाइक हाईएस्ट अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विल पे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टैक्स। एंड मित्रों ये टैक्स का पैसा यूज करके हम लोग सोशल वेलफेयर स्कीम चलाएंगे फॉर द पीपल हु आर नॉट वेरी फाइनेंशियली बेस्ड। हमारे मित्रों बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोगों के लिए वी विल प्रोवाइड देम सोशल सर्विसेज, हम उनको सब्सिडाइज एजुकेशन देंगे, सब्सिडाइज फूड देंगे, सब्सिडाइज हेल्थ केयर देंगे, उनको काफी सारी फैसिलिटीज देंगे सो दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट इन देयर लाइफ्स। चलो जी ठीक है, समझ में आ गया। सर हम समझ गए कि टैक्स क्या होता है, हम समझ गए कि अच्छे सच्चे टैक्स स्ट्रक्चर में कौन सी फीचर्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अब सर ये पैसों का गवर्नमेंट करेगी क्या या करना क्या चाहते हैं? सर टैक्सेस आर अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। दे आर यूज्ड फॉर सोशल वेलफेयर, इन्फोर्सिंग ऑफ द गवर्नमेंट के सारी की सारी पॉलिसी, सब एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी एंड टैक्स एज अ सोर्स ऑफ मनी। ठीक है सर, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे यूज करके सोशल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम चलती है, हेल्थ केयर स्कीम चलती है, बहुत कुछ होता है। वाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम अभी भी देखा। हाई टैक्स ऑन बैड एंड इंजूरियस कस्टम्स, मित्रों जो भी हमारे अल्कोहल, ओपियम, नारकोटिक्स, इसके ऊपर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, इनके ऊपर बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्ट होते हैं सो दैट दे बिकम अनअफोर्डेबल फॉर द लोअर इनकम कैटेगरीज ऑफ पीपल। मित्रों इनको जानबूझ के इतना महंगा कर दिया जाता है कि जो इनको अफोर्ड कर ही नहीं सके काफी सारे लोग। ठीक है जी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है सर। डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस हम समझेंगे अगेन हमारे हैंडसम बॉय मोनू के हेल्प से। गाइस मोनू मेड एन एनुअल इनकम ऑफ 15 lakhs। मित्रों इसके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है। इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन, इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनकम टैक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर डायरेक्ट टैक्स। Direct taxes are charged on the income of an individual, here called as assessee. इनकम टैक्स लेवी किस पे होता है सर? assessee पे होता है। अभी भी तो देखा मिस्टर मोनू की जो 15 लाख रुपए की इनकम है, इसके ऊपर टैक्स इनको स्वयं खुद ही भरना पड़ेगा आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। हियर देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। लेकिन मित्रों इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एग्जांपल ले प्यारा सा, सपोज यू पेड मी 5000 रुपीज फॉर द टैक्स बैच। टैक्स के बैच के लिए मित्रों आपने मुझे पे किया 5000 रुपीज। मैंने बोला सर इसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगता है, तो 5900 रुपीज यू पेड मी इन टोटल। लेकिन फिर सर मैंने गवर्नमेंट को 900 रुपीज पहुंचा भी तो दिए जीएसटी के। ये अमाउंट ऑफ जीएसटी मेरे पॉकेट में से नहीं आया है। दिस अमाउंट ऑफ जीएसटी आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम यू एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि भैया देखो मैं एक सप्लायर अपने पॉकेट में से इसका एक्सपेंस बेयर नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीज को मेरे अल्टीमेट कस्टमर से रिकवर कर रहा हूं। एंड दैट इज वाई इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देयर इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। यानी कि मेरे जीएसटी का खर्चा कोई और उठा रहा है। गवर्नमेंट को जीएसटी पे तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं से रिकवर भी तो कर रहा हूं। एंड दिस एज अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस सर हमारे कंजम्पशन, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाने वाला टैक्स होता है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दे आर लेविड ऑन द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अनलाइक ऑन द असेसी। सर इनकम टैक्स कौन सा होता है? हमारी इनकम पे लगने वाला। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? हमारी इनकम पे लगने वाले। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या? हमारी कंजम्पशन, प्राइस या मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्सेस। सर डायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगते हैं? असेसी पे लगते हैं। देयर इज नो शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। वर्सेस इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस दीज आर लेविड ऑन द सप्लायर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन हो जाता है। चलो सर कुछ मेरिट्स भी बताओ, मेरिट डिमेरिट बताओ। सबसे पहले तो हमारे डायरेक्ट टैक्स के सबसे बड़ा मेरिट इज इक्विटी एंड सर्टेनिटी। सर हमको पता है एकदम क्लैरिटी से हमको कितना अमाउंट जमा करना है, कब जमा करना है एंड कहां जमा करना है। एंड मित्रों देयर इज इक्विटी, इनकम बढ़ गई टैक्स भी बढ़ जाएगा एंड वाइस वर्सा, इनकम कम हो गई टैक्स भी कम हो जाएगा। सिंप्लिसिटी, मॉड्यूल में ये लिखा है कि हमारा इनकम टैक्स बहुत सिंपल होता है, तो हम लोग मान लेते हैं। यस इट इज नॉट। एंटी इन्फ्लेशनरी हमने अभी भी समझा, इट लीड्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एंड मित्रों हर साल
फाइनेंस एक्ट्स के माध्यम से आपका इनकम टैक्स हर साल अमेंड होता है। हमारे दिसंबर 25 के लिए द फाइनेंस एक्ट 24 इज एप्लीकेबल। ठीक है जी। डीमेरिट्स ऑफ इनकम टैक्स। सर देखो यहां पर ना हमारे पास वेरी लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। अगर मुझे पता है कि मैं मेरी इनकम बढ़ाऊंगा, मेरे को पता है कि भैया मेरा टैक्स का खर्चा बढ़ जाएगा, इससे अच्छा छोड़ना भाई, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग, इट गिव्स वेरी लेस और प्रैक्टिकली नो इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव मोर। जब मित्रों मेरी हायर इनकम में से एक हायर टैक्स जाने वाला है गवर्नमेंट के पास, मेरे पास तो कोई इंसेंटिव बचा ही नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का। दिस गिव्स मित्रों वेरी 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 बैड इंप्रेशन एंड अ वेरी लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव। These taxes are not suitable for poor economies because वहां पर इनकम अर्निंग कैटेगरी ऑफ पीपल ही इतने कम होते हैं। ठीक है जी। इनका इवेजन करना रिलेटिव टू आवर इनडायरेक्ट टैक्सेस इज वेरी इजी। मित्रों बहुत छोटी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होती है जो एक्चुअली इनकम टैक्सेस भरते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स ओनली 7 करोड़ पीपल फाइल देयर इनकम टैक्सेस। इनमें से हार्डली 2 से 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। लेकिन मित्रों कंजम्पशन तो पूरे 140 करोड़ के लोग कर रहे हैं। तो मतलब मित्रों हमारा जीएसटी, हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्चुअली पेड बाय एवरी सिंगल पर्सन, क्योंकि कंजम्पशन तो सब लोग कर रहे हैं। एंड दीज अमाउंट्स आर आर्बिट्ररी। हमारी जो परसेंटेजेस होती है, हमारे जो स्लैब रेट्स होते हैं, परसेंटेजेस होते हैं, दे आर वेरी वेरी आर्बिट्ररी। इनको इकोनॉमिक होते हैं, इवेजन करना आसान होता है। दे आर नॉट सुटेबल फॉर पुअर इकोनॉमीज, लिटिल इंसेंटिव टू वर्क एंड सेव एंड मित्रों दे आर आर्बिट्ररी। ठीक है जी। मेरिट्स ऑफ आईडीटी ऐसे कुछ हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स। सर दे आर वेरी इकोनॉमिक बिकॉज उनकी एक वाइड कवरेज होती है। 140 करोड़ लोग, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ कंज्यूम तो कर ही रहा है, चाहे एक छोटा छोटा बच्चा हो, कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहा है। दैट मींस दे आर पेइंग जीएसटी टू द गवर्नमेंट। दे आर लेस इवेसिव एज कंपेयर टू आवर डायरेक्ट टैक्सेस, कन्वीनियंट टू कलेक्ट फॉर द गवर्नमेंट एंड दे आर फ्लेक्सिबल। अभी हमारा जीएसटी जब भी चाहिए हम लोग अमेंड कर सकते हैं बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन इजीली अमेंड द जीएसटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत थोड़ी है। ठीक है। रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि मित्रों अगर मैं एक चिप्स का पैकेट खरीदूं और एक आप चिप्स का पैकेट खरीदे एंड मिस्टर अंबानी अगर चिप्स का पैकेट खरीदे, द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट गोज टू द गवर्नमेंट इज सेम। दैट मींस इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। सर तो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सर दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। मतलब इक्विटी सिंपल, इनकम बढ़ गई टैक्स बढ़ गया, इनकम कम हो गई टैक्स कम हो गया, वेरी सिंपल। अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन। सर इन सम मंथ्स लाइक दिवाली गवर्नमेंट का एक बम्पर कलेक्शन हो जाता है, लेकिन सर दिवाली हर महीना थोड़ी आती, तो इसके लिए देयर इज एन अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन कि कभी सडनली कोविड जैसा कोई साल आ गया, वहां पर तो पूरी की पूरी जीएसटी की कलेक्शंस की धज्जियां उड़ जाती है। एंड दे आर इन्फ्लेशनरी इन नेचर, जैसे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के परसेंटेज अब जाते हैं बिकॉज दे आर टैक्सेस ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस भी उब जाती है एंड सर दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। एंड सर दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, यानी कि जैसे हमारे रेट्स बढ़ते हैं इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ जाती है। सर देखो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड लॉ लाने के लिए कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला रहेगा, कुछ तो हमारे सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ने कुछ तो बोला रहेगा। सर देखो दो बातें बोली है। एक तो इन योर आर्टिकल 265 नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर आपके पास लॉ की अथॉरिटी बाय एनी मींस ऑफ लॉ, रेगुलेशन, एक्ट, एनीथिंग, आपके पास अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, आपके पास कोई हक नहीं है मित्रों टैक्स लेवी करने का। नो टैक्स शैल बी लेविड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। एंड आता है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 246 विद आवर शेड्यूल नंबर 7 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमारी 3 लिस्ट यहां पर मेंशन्ड है। तो देखो यूनियन लिस्ट में द पावर आर एक्सक्लूसिवली विद द पार्लियामेंट। In case of the state list, the powers are exclusively with the state legislature. And third, concurrent list में देखो दोनों यानी कि हमारे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर्स है। लेकिन सर अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमारा पार्लियामेंट का रूल विल प्रिवेल। हमारे मित्रों पार्लियामेंट का रूल विल प्रिवेल विदाउट अ क्वेश्चन। नेक्स्ट सर कौन से टाइप की अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास राइट है कौन से टाइप की इनकम को टैक्स करने का? कौन सी अथॉरिटी के पास कौन सा राइट है कौन सी टाइप की इनकम को टैक्स करने का? चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो टैक्सेस इन केस ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डज नॉट मैटर, दोनों जाते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट एक्साइज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स, हम जीएसटी पढ़ने के टाइम में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक्साइज ऑन टोबैको और एनी ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स, टोबैको और टोबैको सब्स्टिट्यूट्स के ऊपर हमारा मित्रों एक्साइज कौन कलेक्ट करता है? हमारी मित्रों सेंट्रल गवर्नमेंट।
लेकिन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंसानों की पीने वाली दारू। यहां पर रबिंग अल्कोहल या मेडिसिनल अल्कोहल की बात नहीं हो रही है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम एंड नारकोटिक्स के अलावा जो भी एक्साइज ड्यूटी बनता है वो जाता है मित्रों किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सर फिर इन तीनों के पास इन तीनों का एक्साइज नहीं लगता है ना, बिल्कुल। अल्कोहलिक लिकर, ओपियम एंड नारकोटिक्स किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सर नेक्स्ट, टैक्स ऑन योर इंटर स्टेट सेल, यानी कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से किसी और स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में। सर फिर इंटर स्टेट हो गया तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट। इनकम टैक्सेस ऑन इनकम एंड आवर कॉर्पोरेट टैक्सेस एक्सेप्ट आवर एग्रीकल्चरल इनकम अंडर एंट्री 82। तो सर हमारी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं चार्ज करेगा? अरे बिल्कुल नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहिए तो टैक्स चार्ज कर सकती है, एंड काफी गवर्नमेंट्स ने एक्चुअली कर भी रखा है। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर काफी गवर्नमेंट्स ने एक्चुअली टैक्स लगा भी रखा है। हाँ, लेकिन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा सकते। ऐसे कोई भी मैटर मित्रों जो किसी भी लिस्ट में कवर नहीं होते, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3 के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर एंड हमारी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो आइटम मित्रों कवर नहीं होते, बाय डिफॉल्ट बाय डिफैक्टो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं। एंड मित्रों इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ऑक्ट्रॉय, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड टैक्स ऑन प्रोफेशनल्स। मित्रों महाराष्ट्र में देयर एग्जिस्ट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ पीटी, प्रोफेशनल टैक्स, जो हर महीना हमारी सैलरी आने के पहले वहां से ऑलरेडी कट के आता है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन महाराष्ट्र एंड काफी सारे स्टेट्स में ऐसा सिमिलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। चलो नेक्स्ट, सर स्ट्रक्चर से याद आया, हमारा टैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड है, टैक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा। चलो बढ़ते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर इन इंडिया। सर देखो, दिस स्टार्टेड, ये बात है उस जमाने की जब हमारे पास आजादी भी नहीं मिली थी। 1924 में द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज फॉर्म्ड, यानी कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो खुद डीटी आईडीटी दोनों का ध्यान खुद ही रख लेता था। सर दिस इज आवर एपेक्स बॉडी फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इट वर्क्स अंडर आवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन इन द ईयर 1963 इट पास्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, जिसके अंदर हमारा सीबीडीटी बनाया गया था। सर हमारे सीबीडीटी के अंडर हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है, जो कि हमारे इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल दोनों को गवर्न करता है। सर मतलब वेरी सिंपल चीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करता है हमारा सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड उनके अंदर काम करता है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर सीबीडीटी का कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी सिंपल, एक होता है चेयरपर्सन जो कि एक्ट करता है एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु एक्ट्स एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। एंड होते हैं मित्रों 6 मेंबर्स, एक इनकम टैक्स है, रेवेन्यू, लेजिस्लेशन, ऑडिट, पर्सनल एंड इन्वेस्टिगेशन, ये 6 मेंबर्स होते हैं हु एक्ट एज एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सीबीडीटी मित्रों इज एन ऑफिशियल FATF यूनिट। सर बात आती है हमारे CBIC, हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की। इनके अंदर मित्रों हमारे जीएसटी काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ कस्टम दोनों काम करते हैं। एंड मित्रों दिस कंप्लीट्स आवर पार्ट ए ऑफ दिस चैप्टर। सर ये तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया, सर ये तो शुरू होते खत्म हो गया। अरे बिल्कुल, अरे मित्रों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो सर स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट नंबर B, यानी कि हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ के साथ। सर हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर ऐसे कौन से सोर्सेज होते हैं? सर एक तो सबसे पहला हमारा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, इनकम टैक्स रूल्स ऑफ मित्रों 1962, हमारा हर साल रिलीज होने वाला एनुअल फाइनेंस एक्ट। एंड मित्रों इस साल 2024 के लिए तो मित्रों फाइनेंस एक्ट नंबर 1 एंड फाइनेंस एक्ट नंबर 2, सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस, मित्रों सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर दोनों के अंदर एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है। लेट्स अंडरस्टैंड। सर देखो, सर्क्यूलर्स आर वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट्स दैट क्लैरिफाई द मीनिंग, यानी कि बेसिकली एक्सप्लेनेशन देने के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सर्क्यूलर्स हमारे डिपार्टमेंट, हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, बट दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी। सर्क्यूलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन द एसएससी। मित्रों whereas notifications are documents that give effect to certain provisions, हमारे किसी प्रोविजन, किसी अमेंडमेंट को इफेक्ट देने वाले डॉक्यूमेंट होते हैं मित्रों हमारे नोटिफिकेशन। लेकिन ये होते हैं बाइंडिंग ऑन बोथ आवर डिपार्टमेंट एंड मित्रों एंड द एसएससी। सर देखो,
section number 4 of our income tax. Very simple. Charging section. Income tax is charged on every person. Sir, person कौन? Individual, company, HUF, LLP, firm, AOP, BOI, LA and हमारा AJP, हमारे artificial juridical person and हमारी local authority. Income tax is charged on every person. Person कौन sir? Under section 2, clause 31, individual, company, HUF, firm, LLP, AOP, BOI, local authority and artificial juridical person. On the income earned during the previous year at the rates prescribed under any finance act. Income tax is charged on every person on the income earned during the previous year in the assessment year at the rate prescribed under the finance act. सर हमारे दिसंबर के एग्जाम के लिए कौन से फाइनेंस एक्ट एंड कौन से मित्रों प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है? सर प्रीवियस ईयर तो हमारा 2024-2025 24-25 इज आवर डेजिग्नेटेड प्रीवियस ईयर एंड मित्रों हमारा असेसमेंट ईयर इज 25-26. ठीक है सर, कौन सा फाइनेंस एक्ट हम पे अप्लाई करते हैं? सर फाइनेंस एक्ट 24. लेकिन सर यहां पर तो दो एक्ट लिखे हुए हैं. यस, योर फाइनेंस एक्ट वाज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट इन टू ट्रांचेस. सर ऐसे दो फाइनेंस एक्ट क्यों? क्योंकि जनरली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन जनरली दो फाइनेंस एक्ट एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं द पार्लियामेंट. पहला वाला मैडम ने कब प्रेजेंट किया था? 1st of February एंड सेकंड वाला 23rd of July. सर चलो अभी पढ़ लेते हैं हम हमारे एक्सेप्शन टू द अबव रूल. एक्सेप्शन टू द अबव रूल मतलब सर टैक्स पेएबल जो हमारा इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. सर ये ऐसे बेचारे हमारे 5 असेसी जो टैक्स पे करेंगे इन द ईयर ऑफ इनकम कमाएंगे भी उसी साल में, मित्रों उसके ऊपर टैक्स भी उसी साल में भरेंगे. ऐसे हमारे 5 ऐसे. चलो देखते हैं. सर फर्स्ट तो हमारा सेक्शन नंबर 172, द शिपिंग बिजनेस कैरिड आउट बाय नॉन रेसिडेंट. सर देखो शिप हमारे इंडियन पोर्ट से निकल नहीं सकती है टिल द टाइम दे पे देयर टैक्सेस. सर टैक्सेस के लिए वी ऑल्सो प्रोवाइडेड देम विथ प्रिजम्पटिव इनकम का एक बेनिफिशियल सेक्शन. जितना भी उनका फ्रेट का इनकम है, जितना भी उनका फ्रेट का उनका सीधा उसको 7.5% से मल्टीप्लाई कर दो मित्रों, आ जाएगी आपकी प्रिजम्पटिव इनकम. अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, दैट इज देयर प्रिजम्पटिव इनकम. ये टैक्स का रेट नहीं दिया हुआ है, दैट इज देयर प्रिजम्पटिव इनकम. दैट इज देयर प्रिजम्पटिव इनकम. सर 100 का उन्होंने फ्रेट कमाया, इट विल बी डीम्ड मित्रों कि उन्होंने 7.5% की अर्निंग करी हुई है. Section number 172, it appears to the AO that the person leaving India has no intention to return back. He is going Vijay Mallya. तो हमारी AO को ये लगता है कि भैया 174 में पर्सन देश से भाग रहा है, ये इससे सबसे पहला टैक्स वसूलो. नेक्स्ट, AO comprehends that AOP, BOI, AJP formed for a particular purpose and about to be dissolved in the previous year. तो बोल सकते हैं भैया you were formed for a particular purpose, फटाफट पहले टैक्स पे करो, फटाफट से पहले टैक्स पे करो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. चलो सेक्शन नंबर 175, इट अपीयर्स टू द AO if AO ascertains that a person likely to transfer, alienate or dispose property in order to avoid the payment of taxes. यार देखो unfortunately I am a type of person who is likely to alienate, dispose or transfer any property in order to avoid payment of taxes. So the AO can require me to actually pay the returns. एंड मित्रों रिटर्न फाइल करने के लिए मेरे को टैक्स भरने के लिए एंड रिटर्न फाइल करने के लिए ही कैन मेक मी. ठीक है जी. सेक्शन नंबर 176, एट द AO's डिस्क्रिशन एनी बिजनेस और प्रोफेशन दैट इज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सर देखो पॉइंट नंबर 2 to 5 के अंदर हमारे AO की डिस्क्रिशन थी, लेकिन पॉइंट नंबर 1 वाज एब्सोल्युटली मैंडेटरी. अगर हमारे नॉन रेसिडेंट के शिपिंग बिजनेस को इंडिया के पोर्ट से बाहर जाना है, उनको टैक्स भरना ही पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. उनके ऊपर मित्रों कोई चॉइस नाम की चीज ही नहीं है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर वेरी इंपॉर्टेंट रेट्स एप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 24-25. मित्रों हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे ओल्ड रिजीम के साथ. एक चीज का ध्यान रखिए कि ये हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नहीं है. Our old tax regime is not our default tax regime. हमारा 115 back is our default tax regime. Our 115 BAC is our default tax regime. सर देखो हमारा सबसे पहले रेट चालू होते हैं हमारे Q2 से मोनू वाले, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP. सर देखो सिंपल सी बात है, 2.5 लाख इज आवर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट.
तो 0 से लेके 2.5 लाख 0, मोर देन 2.5 लाख अप टू 5 लाख रुपीज 5%, मोर देन 5 लाख मित्रों अप टू हमारा 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख इट इज 30%. सिंपल. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, वेरी वेरी सिंपल. अप टू रुपीज 2.5 लाख 0, more than 2 lakhs up to 5 lakhs rupees 5%, more than 5 lakh up to 10 lakh 20%, and more than 10 lakh 30%. सर देखो, अगर यही हमारे रेसिडेंट सीनियर सिटीजन निकले तो दैट मीन्स पीपल हु आर 60 years or more of the age, 60 years or more of the age during मित्रों our previous year, during our previous year. एंड अगर सर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन हुए तो यानी कि 80 और मोर इन द प्रीवियस ईयर. चलो देखते हैं. सर सीनियर सिटीजन के लिए द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज 3 लाख रुपीज, यानी कि 0 से लेकर अप टू 3 लाख 0, मोर देन 3 लाख अप टू 5 लाख 5%, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख 20%, एंड मोर देन 10 लाख 30%. वेरी सिंपल. सर सुपर सीनियर सिटीजन का भी बता दो. रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज मित्रों 5 लाख रुपीज, यानी कि 0 से लेकर अप टू 5 लाख 0%, more than 5 lakh up to 10 lakh rupees 20%, and more than 10 lakh rupees 30%. सर देखो यहां पर आता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट. सर हमारा ना बर्थडे होता है 13 अक्टूबर, लेकिन 12 तारीख रात को 12 बजे से हमारा तो घर पे बर्थडे बैच चालू हो जाता है. केक फटते हैं, केक कटते हैं, बॉम्ब फूटते हैं, सब होता है. केक कटते हैं, बॉम्ब फूटते हैं, एंड मित्रों बर्थडे बॉम्ब भी मिलते हैं. वो तो रात के 12 बजे से होता है. यही कहना था हमारे सुप्रीम कोर्ट का. अगर आपका बर्थडे इन द असेसमेंट ईयर का फर्स्ट डे यानी कि 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर आता है, ये मान लिया जाएगा कि आपका बर्थडे उसके एक दिन पहले रात को आया था, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा. समझो एक असेसी का बर्थडे आता है 1 अप्रैल को, ये मान लिया जाएगा दैट ही टर्न्स 60 1 डे बिफोर, यानी कि इन द प्रीवियस ईयर उनको रेसिडेंट सीनियर सिटीजन एंड रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट दे दिया जाएगा इवन इफ ही इज 1 डे आफ्टर द डेट. अगर उनका बर्थडे एक दिन बाद भी आ जाता है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर उनका बर्थडे 1 अप्रैल को आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सर फिर हमारे जो बड्डे एसएससी होते हैं ना, बड्डे एसएससी जो 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमाते हैं, उनके ऊपर सर सरचार्ज भी लगता है. कितने रेट पे? सर अप टू 0 से लेकर अप टू 50 लाख 0%, मोर देन 50 लाख अप टू रुपीज 1 करोड़, मोर देन 50 लाख अप टू रुपीज 1 करोड़ 10%, सर मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, सर मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ इज 37%. समझे? 10, 15, 25 एंड 37. सर मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, सर मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, सर मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25%, एंड मोर देन 5 करोड़ इट इज 37%. समझे क्या? सर देखो, लेकिन ये 4 टाइप की स्पेशल इनकम होती है. क्या बोलते हैं? स्पेशल इनकम. एक तो डिविडेंड इनकम, सेकंड 111A, 112 एंड 112A. ये 4 टाइप की स्पेशल इनकम के ऊपर मित्रों देखो, ये हमारे ऊपर निम्नलिखित, ये ऊपर हमारे लिखे हुए, ये नीचे के 2 रेट अप्लाई नहीं करते. द हाईएस्ट रेट दैट कैन बी चार्ज ऑन, highest surcharge rate that can be charged on these 4 type of special income is 15%. that मित्रों is 15%. तो सर देखो, एक सिंपल सी बात बताऊं, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. एकदम ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो. प्रॉब्लम पता है अप टू 2 करोड़ तक है ही नहीं. कैसे? चलो देखते हैं. इफ योर इनकम इज अप टू 50 लाख, सरचार्ज लगेगा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सर अगर आपकी इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, सरचार्ज का रेट सीधी सी बात है 10% होगा ऑन आवर स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम बोथ. यहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है. सर प्रॉब्लम 2 करोड़ तक भी नहीं है. हमारे सरचार्ज का रेट है 15% फॉर आवर स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम डज नॉट मैटर. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ध्यान से देखना. सर हमारी टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़. नाउ सर यहां पर हमारा कायदे से 25 लगना चाहिए, 25%, लेकिन यहां पर हमारी स्पेशल इनकम के ऊपर 15 ही लगेगा. एंड सर अदर यानी कि नॉर्मल इनकम के ऊपर कितना लगेगा? सिंपल एक बात सोचो, इज दी अदर इनकम अप टू 2 करोड़. सर अगर 10 रुपए की भी इनकम हुई ना तो उसको ऊपर 15% ही लगेगा. अगर अप टू 2 करोड़ है तो 15%,
अगर इट इज मोर देन 2 करोड़ इट इज चार्ज एट 25%, सच आर चार्ज एट 25%। एंड वही सेम चीज मोर देन 5 करोड़ में भी सेम एकदम सेम। माई टोटल इनकम इज मोर देन 5 करोड़, कायदे से मित्रों 37% लग जानी चाहिए थी। लेकिन सर इन केस ऑफ स्पेशल इनकम इट इज सरचार्ज्ड एट 15% ओनली। सर अभी ना अपनी अदर इनकम यानी कि नॉर्मल इनकम को देखो। इफ इट इज अप टू 2 करोड़ 15%, अगर 2 करोड़ इफ इट इज अप टू 2 करोड़ 15%, अगर 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ मित्रों 25%, एंड इफ इट इज मोर देन 5 करोड़ 37%। सिंपल। यहां पर चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सर हमारी नॉर्मल इनकम, हमारी स्पेशल इनकम, टोटल इनकम, फिर अगर उसके ऊपर सरचार्ज नॉर्मल पे कितना लगेगा एंड स्पेशल पे कितना सरचार्ज लगेगा। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। सर देखो आपकी नॉर्मल इनकम इज 45 लाख एंड आपकी स्पेशल इनकम इज 50 लाख, टोटल 90 लाख, टोटल 95 लाख। यहां पर तो इशू है ही नहीं, दोनों के ऊपर 10% लग जाएगा, यहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर प्रॉब्लम बताऊं, नीचे वाले में भी नहीं है, बिकॉज हियर इट इज 45 लाख प्लस 70 लाख दैट इज 115 लाख। दोनों के ऊपर मित्रों नॉर्मल इनकम एंड मित्रों मेरी स्पेशल इनकम के ऊपर 15% लग जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू। नाउ बिगिंस द रियल थिंग। चलो 45 लाख मेरी नॉर्मल इनकम है, मेरी स्पेशल इनकम इज 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ 45 लाख रुपीस मेरी टोटल इनकम है। सर मेरा दिल तो मुझसे कहता है कि 25% दोनों पे लगा दो, बट नहीं, मेरी स्पेशल इनकम के ऊपर 15% ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो सर यहां पे तो 15 लगेगा। सर मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है, इट इज अप टू 2 करोड़, अगेन 15%, मेरे दोनों के ऊपर 15% लगेगा। चलो नेक्स्ट, नॉर्मल इनकम 150, स्पेशल इनकम 5 करोड़ 6 करोड़ 50 लाख। सर दिल तो यही बोल रहा है 37% लगा दो और मूव ऑन इन लाइफ, नहीं 15%। एंड सर मेरी नॉर्मल इनकम इज लेस देन 2 करोड़ अप टू 2 करोड़, सर मेरी नॉर्मल इनकम इज अप टू 2 करोड़, तो अगेन 15%। यस पीपल। नेक्स्ट एग्जांपल, 300 लाख यानी कि 3 करोड़ इज माय नॉर्मल इनकम एंड मित्रों स्पेशल इनकम इज 1 करोड़। टोटल इनकम मेरी आ रही है 400 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपीस। तो दिल तो कहता है 25% लगाओ एंड मूव ऑन इन लाइफ, नहीं 15%। एंड देखो अपनी नॉर्मल इनकम, इफ इट इज अप टू 2 करोड़, इफ मित्रों इट इज अप टू 2 करोड़, इफ इट इज अप टू 2 करोड़ 15%। सर 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ 25%। यानी कि मित्रों आपकी स्पेशल इनकम पे लगने वाला सरचार्ज डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम, लेकिन आपकी नॉर्मल इनकम पे लगने वाला सरचार्ज डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। नॉर्मल इनकम पे लगने वाला सरचार्ज डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ। अगर आपकी नॉर्मल इनकम इज अप टू 2 करोड़ 10%, 2 करोड़ से ज्यादा अप टू 5 करोड़ 15%, मोर देन 5 करोड़ 37%। वेरी 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 सिंपल। यहां कितना 25 और 13, यस। सर देखो नॉर्मल इनकम आपकी 300 लाख यानी कि 3 करोड़, स्पेशल इनकम 2.5 करोड़, टोटल 5.5 सीआर। चलो देखते हैं अभी क्या। सेम चीज है सर, सेम चीज है, यहां पर तो 15% ज्यादा लग ही नहीं सकता स्पेशल इनकम पे, लेकिन आपका 15%। लेकिन ये जो आपकी इनकम है ना मोर देन 2 करोड़ है, 25%, 15%, 25 एंड 15। चलो सर यही आपकी इनकम को अगर हम लोग स्पेशल इनकम बीइंग 1 करोड़, नॉर्मल इनकम बीइंग 6 करोड़, टोटल इनकम 7 करोड़, कायदे से तो सर यहाँ पे 37% लगता, लेकिन 15%। एंड देखो ये आपकी इनकम इज मोर देन 5 करोड़, दैट इज 37%। 37 एंड 15%, 37 15, लेट्स गो। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स को अच्छे से एक बार गो थ्रू करेंगे एंड ये चार्ट एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोविजन में। इस छोटे से क्लैरिफिकेशन ने बहुत बच्चों का दिमाग खराब कर रखा है। ये समझने में पता नहीं क्यों बहुतों का बहुत गुल गुल घूमना होता है। चलो सर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी का तो हो गया। अब चालू करते हैं कंपनीज। सर देखो कंपनीज का विभाजन होता है हमारे 2 टाइप्स में, डोमेस्टिक कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज का तो मित्रों फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 24-25 बहुत सिंपल, 35% इनकी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स आपके खास समय एग्जाम के लिए खास ताजी अमेंडमेंट। लेकिन मित्रों इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज हमको क्या दिखना है, वी हैव टू सी देयर टर्नओवर्स।
if the turnover is up to 400 crores in the previous year 22-23, in the previous year 22-23 अगर उनका turnover is up to 400 crore 25%, एंड अगर हमारा टर्नओवर इज मोर देन मित्रों 400 crores 30%. वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. सर सरचार्ज का रेट बता दो. सर सरचार्ज का रेट बहुत ही सिंपल है. सर सरचार्ज का रेट बहुत ही सिंपल. इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, अगर मित्रों हमारी टोटल इनकम इज मोर देन 1 crore अप टू 10 crore रुपीज 7%. इफ इट इज मोर देन 10 crore 12%. वेरी वेरी सिंपल. सर इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी सर लिमिट यही है, मोर देन 1 crore अप टू 10 crore 2%. लेकिन मित्रों मोर देन 10 crore वी गेट 5%. मोर देन 10 crore वी गेट 5%. सर डोमेस्टिक कंपनी के लिए वेरी सिंपल, मोर देन 1 crore लेकिन अप टू 10 crore, मोर देन 1 crore अप टू 10 crore 7%. लेकिन मोर देन 10 crore टोटल इनकम 12%. इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी सेम लिमिट्स, मोर देन 1 crore अप टू 10 crore 2%, मोर देन 10 crore वी गेट 5%. सर फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, इनके ऊपर फ्लैट रेट ऑफ टैक्स 30% लगती है. वेरी सिंपल. इनके ऊपर सरचार्ज इज वेरी वेरी सिंपल ऑल्सो, मोर देन 1 crore 12% फ्लैट, मोर देन 1 crore 12% फ्लैट. वेरी सिंपल. सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके स्लैब भी थोड़े विचित्र है, एकदम ध्यान से देखना. इफ देयर इनकम इज बिटवीन 0 and 10,000 10%, 10,000 से ज्यादा है लेकिन अप टू 20,000 इट इज 20% एंड मोर देन 20,000 इट इज 30%. इनके ऊपर सोचा लगता है बिल्कुल ही हमारे डोमेस्टिक कंपनी जैसा, यानी कि इफ देयर टोटल इनकम इज मोर देन 1 crore अप टू 10 crore, इफ देयर टोटल इनकम इज मोर देन 1 crore अप टू 10 crore 7%, एंड इफ देयर इनकम इज मोर देन 10 crore इट इज 12%. 7% 12% हमारे लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? मोर देन 1 crore अप टू 10 crore एंड मित्रों मोर देन 10 crore, 7% एंड 12% रिस्पेक्टिवली. एंड ये सब कैलकुलेट हो जाने के बाद हमारा चार्ज होता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. ये सब हो जाने के बाद हमारा चार्ज होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. गाइज आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मार्जिनल रिलीफ. सर यहां पर द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग इज माई इनकम इज समझो इंक्रीजिंग बाय 100 रुपीज. मेरी इनकम बढ़ रही है 100 रुपीज से, लेकिन मित्रों मेरा टैक्स इंक्रीज हो रहा है पता है 120 रुपीज से. मतलब उतना मैं कमा नहीं रहा हूं जितने ज्यादा मैं टैक्स भर रहा हूं. दिस वॉज वेरी वेरी अनफेयर एंड होने का रीजन वॉज वेरी वेरी क्लियर. यार देखो, व्हेन वी स्विच फ्रॉम आवर सरचार्ज का रेट्स, जब हमारी इनकम वॉज मार्जिनली ओवर, हमारी इनकम बहुत छोटे परसेंटेज से ओवर होती थी ओवर एनी स्लैब, वहां पर ये प्रॉब्लम आती थी कि सर मेरी इनकम बढ़ रही है 100 से, लेकिन सर मेरा टैक्स बढ़ रहा है 120 से. एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए समझते हैं यहां पर प्रॉब्लम क्या है. पहले इंक्रीज इन आवर टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन द इंक्रीज इन आवर इनकम. सर ये प्रॉब्लम सिंपल सी है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बाय एन अमाउंट दैट इज मोर देन आवर इंक्रीज इन इनकम. सर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वेरी वेरी सिंपल. सबसे पहले we'll understand this definitely by using our help of Mr. Monu. सर देखो, टैक्स ऑन योर हायर इनकम निकालो, समझेंगे सब समझेंगे. टैक्स ऑन योर हायर इनकम निकालो, देन टेक सरचार्ज, इसमें ऐड करो इफ एप्लीकेबल, टैक्स ऑन हायर इनकम प्लस सरचार्ज. देन सर स्टेप नंबर 2 में निकालो टैक्स ऑन योर लोअर इनकम प्लस सरचार्ज करो अगेन, एंड देन ऐड योर एक्सेस इनकम. एक्सेस इनकम ऐड करने के बाद स्टेप नंबर 1 एंड 2, आपका मार्जिनल रिलीफ इज स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 इफ इट इज पॉजिटिव. अगर नेगेटिव है तो इग्नोर करो. चलो समझते हैं विद 2 एग्जांपल्स. देखो, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग एन इनकम ऑफ 1 crore 2,40,000, इनकम मार्जिनली हमारे सरचार्ज के रेट चेंज होने से स्लैब से थोड़ी सी ऊपर है, 115 BSc नहीं ऑप्ट कर रहे हैं. सर 1 crore 2,40,000 इज आवर हायर इनकम. तो सर लोअर इनकम क्या है? 1 crore. देखो 1 crore 2,40,000 is our higher income and इससे lower income is 1 CR. सर देखो, एक सिंपल काम करना है. एक तो सबसे पहले 1 crore 2,40,000 पे टैक्स निकाल लो, उसका सरचार्ज निकालो, स्टेप नंबर 1. सेकेंड निकाल लिया सर, सेकेंड स्टेप सबसे पहले 1 crore के ऊपर इसका टैक्स निकालो, इसके ऊपर सरचार्ज ऐड करो एंड अपनी एक्सेस इनकम
यानी कि सर आपकी हायर इनकम, आपकी जो हायर इनकम है, आपकी जो हायर इनकम है वो आपकी लोअर इनकम से कितनी ऊपर है। आपका जो स्लैब है जिसके चेंज होने की वजह से आपका ये पूरा का पूरा मार्जिनल रिलीफ का प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज योर लोअर इनकम। आपकी हायर इनकम आपकी लोअर इनकम से कितनी ऊपर है, दैट इज योर एक्सेस इनकम। दैट मींस हायर इनकम माइनस लोअर इनकम, वेरी वेरी सिंपल। देखो स्टेप नंबर 1 टैक्स ऑन हायर इनकम प्लस सरचार्ज। स्टेप नंबर 2 टैक्स ऑन योर लोअर इनकम प्लस सरचार्ज। इसके अंदर अपनी एक्सेस इनकम ऐड कर दो, इसके अंदर अपनी एक्सेस इनकम ऐड कर दो। सर जो भी इसमें से लोअर आता है ना आपका स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 में से, दैट इज योर टैक्स पेबल। लेकिन इसको इंस्टीट्यूट प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है, समझते हैं कैसे। स्टेप नंबर 1 में देखो सर हमारा फाइनल आंसर आता है 33,17,175 एंड स्टेप नंबर 2 में इट इज 33,33,750। अगर मैं स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 करूंगा मेरा आंसर इज नेगेटिव, इग्नोर करो। सर जो भी आपका टैक्स ऑन HI आएगा उसी में प्लस कर दो अपना 4% से, दैट इज योर फाइनल आंसर, फाइनल टैक्स पेबल। जो भी इसमें से स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 में से लोअर अमाउंट आता है उसके ऊपर सीधा सीधा मित्रों प्लस कर दो 4% सेस, योर आंसर, योर फाइनल टैक्स पेबल इज रेडी। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 में से प्लस कर दो सीधा सीधा 4%, दैट इज योर फाइनल टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट। यहां पर इट इज आवर स्टेप नंबर 1 33,17,175, 33,175, इसके अंदर प्लस कर दो 4% सेस, दैट इज इट। यहां पर हमने सिंपली क्या किया, बहुत सिंपली हमने दो स्टेप्स लगाए। 1 टैक्स ऑन योर हायर इनकम, या आपकी एक्चुअल इनकम है जो आपको एक्चुअली साल में मिली है, टैक्स ऑन योर हायर इनकम प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। सेकंड टैक्स ऑन योर लोअर इनकम, टैक्स मित्रों ऑन योर लोअर इनकम प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल एंड योर एक्सेस इनकम। हायर इनकम माइनस लोअर इनकम इज योर एक्सेस इनकम। स्टेप में से जो भी आपका लोअर आता है उसके अंदर सीधा सीधा 4% प्लस कर दो, आ गया आपका फाइनल टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट। लेकिन सर इसमें मार्जिनल रिलीफ कहां आया? सर मार्जिनल रिलीफ सिर्फ तब आएगा जब योर स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 इज पॉजिटिव। सर अगर नेगेटिव है तो इग्नोर करो, ये वाले क्वेश्चन में नेगेटिव ही आंसर। स्टेप नंबर 1 में से अगर आप स्टेप नंबर 2 माइनस कर दोगे आंसर नेगेटिव ही आएगा, मतलब यहां कोई भी मार्जिनल रिलीफ नहीं आया है। तो आ जाओ केस नंबर 2 पे, तो आ जाओ सर केस नंबर 2 पे। चलो सर 2,03,20,000 इज माई टोटल इनकम ऑफ द एसएससी 115 BSc ऑफ नहीं किया हुआ इंडिविजुअल एसएससी है। सर इसके ऊपर टोटल टैक्स पेबल ऑन द हायर इनकम इज including the surcharge, it is 73,85,625, 73,85,625। Now tax on the lower income मतलब 2 crore rupees, 2 crore rupees के पहले तो ऊपर सबसे पहले निकालो, इसके ऊपर अपना सरचार्ज ऐड करो। सर सरचार्ज ऐड कर दिया, सरचार्ज ऐड कर दिया, उसके बाद मित्रों सबसे पहले अपनी एक्सेस इनकम को ऐड करो। द टोटल दैट वी गेट इज 70,04,375, 70,04,375। यानी कि अगर मैं स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 करूंगा, हियर आई एम गेटिंग पॉजिटिव। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, 3,81,250, दिस इज माय मार्जिनल रिलीफ। 3,81,250 इज माय मार्जिनल रिलीफ। अब इसका करना क्या है, अब ये सेम अमाउंट को स्टेप नंबर 1 में से माइनस कर दो एंड देखो जादू। सर 3,81,250 को स्टेप नंबर 1 में से माइनस करो। स्टेप नंबर 1 में इट वाज 73,85,625, 73,85,625 माइनस अगर मैं मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट करता हूं, पता है मेरा क्या आंसर आएगा? स्टेप नंबर 2। पता है इनडायरेक्टली हमने यहां पर क्या किया है, हमने यहां पर वही चीज करी है। स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 विच एवर इज लोअर। इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन करने का तरीका इज एनीथिंग, या तो ऐसे जाओ या तो वैसे जाओ, जैसे आपको पसंद आए वैसे जाओ। योर इंस्टीट्यूट ICSI गोज थ्रू दिस। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करो, दैट इज स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। जो वैल्यू आई उसको अगर पॉजिटिव है तो स्टेप नंबर 1 में से माइनस करो, आंसर क्या आएगा? स्टेप नंबर 2 ही आएगा। अरे मित्रों स्टेप नंबर 2 ही आंसर आएगा, सिंपल सिंपल वेरी सिंपल। आंसर प्रेजेंट करने का तरीका कैन बी एनीथिंग। आप सीधा सीधा अगर टैक्स पेबल निकालना है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 का विचएवर इज लोअर लेके प्लस कर दो 4%, या तो ऐसे करो पूरा का पूरा गोल गोल। पहले ले लो स्टेप नंबर 1 टैक्स ऑन HI, टैक्स ऑन हायर इनकम प्लस सरचार्ज, टैक्स ऑन लोअर इनकम प्लस सरचार्ज,
तो मित्रों इसके अंदर प्लस कर दो अपना एक्सेस इनकम। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 आ गया सर, वेरी वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 करो सर, अगर पॉजिटिव आया दैट मींस यू हैव मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट, मिल गया मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट, वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 1 में से फिर माइनस कर दो इसको, आएगा कौन सा आंसर, स्टेप नंबर 2 ही आएगा। यहां पर उसके ऊपर प्लस कर दो 4% सेस, मिल गया योर फाइनल आंसर, मिल गया योर फाइनल आंसर। एक बार ये दोनों फॉर्मेट्स को देख लेना कि अगर पॉजिटिव है तो क्या, नेगेटिव है तो क्या। मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट में बस इतना ही था। मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट का कोर ऑफ द आइडिया इज इंक्रीज इन आवर टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन द इंक्रीज इन आवर इनकम। करना क्या है, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1 में वेरी वेरी सिंपल, आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है उसको हायर इनकम बोलते हैं। एक्चुअल इनकम इज योर हायर इनकम, टैक्स ऑन योर हायर इनकम प्लस कर दो सरचार्ज। फिर स्टेप नंबर 2 में आओ, टैक्स ऑन योर लोअर इनकम, जिस अमाउंट से स्लैब चेंज होने की वजह से पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसके अंदर प्लस कर दो सरचार्ज। फिर मित्रों उसके बाद ऐड कर दो अपनी एक्सेस इनकम, दैट इज हायर इनकम माइनस लोअर इनकम, विच एवर इज द लोअर। ये दोनों स्टेप्स में से जो भी लोअर है इसके अंदर अपने को प्लस कर दो 4% सेस, योर आंसर इज रेडी। ढेंटेड है। इस टॉपिक को मैंने जितना हो सके उतना आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन मार्जिनल रिलीफ इज अ लिटिल बिट ट्रिकी टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग विद प्रोविजन 115 BAC। ये प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल होता है फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BY, AGP। सर यहां पर हमारी बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट इज 3 लाख रुपीज। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं करता, सबके लिए सेम रेट। सर अगर इनकम इज मोर देन 3 लाख अप टू 7 लाख 5%, सर मोर देन 7 लाख अप टू 10 लाख 10%, मोर देन 10 लाख अप टू 12 लाख 15%, मोर देन 12 लाख अप टू 15 लाख 20%, एंड मित्रों मोर देन 15 लाख 30%। वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। दोबारा देखते हैं मित्रों, हमारी टोटल इनकम if it is up to 3 lakh 0, if it is more than 3 lakh up to 7 lakhs 5%, if it is more than 7 lakh rupees up but up to rupees 10 lakh 10%, if it is more than 10 lakh up to rupees 12 lakh, 10 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh 20%, and मित्रों 15 lakh plus 30%। एक और बार लास्ट टाइम मेरे साथ दोहराइए, 0 to 3 lakh 0%, 3 lakh to 7 lakh 5%, 7 lakh to 10 lakh 10%, 10 lakh to 12 lakh 15%, 12 lakh to 15 lakh मित्रों 20%, 15 lakh and plus 15 lakh plus 30%। एक लास्ट बार मजा नहीं आया। सर अगर हमारी टोटल इनकम इज अप टू 3 लाख 0%, इफ इट इज मोर देन 3 लाख अप टू 7 लाख रुपीज 5%, if it is more than 7 lakh up to 10 lakh rupees 10%, and if it is more than 10 lakh up to 12 lakh rupees 15%। सर more than 12 lakh है up to 15 lakh rupees 20%, and मित्रों more than 15 lakh 30%। वेरी वेरी सिंपल। सर सरचार्ज कैसे होगा, वेरी सिंपल, 10 15 25। सर 37 गुम, 37% की रेट यहाँ पर नहीं अप्लाई करती। द नंबर्स आर द सेम ओनली, 37 की रेट यहाँ पे है ही नहीं, 37 की रेट यहाँ पे नहीं है। रेट्स 10 15 25 एकदम सेम। मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़ 10%, सर मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ 15%, मोर देन 2 करोड़ सीधा 25%। यहाँ पे 37% का स्लैब नहीं आता। सरचार्ज का रेट इन केस ऑफ आवर 115 BAC, नया वाला 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 37% का स्लैब नहीं एग्जिस्ट करता। एंड सर वही सेम लॉजिक, डिविडेंड 112A 112 111A, इनके ऊपर हमारा ये वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करता, इनके ऊपर सिर्फ 15% ही लगती है। यानी कि सर यहाँ पर 25% नहीं लगेगा। यहाँ पर सर मतलब इनके ऊपर 25% का सरचार्ज नहीं लगने वाला। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट अलग है। हर एक आंसर इज कंप्लीटली द सेम। यहाँ पर हमारी लॉजिक्स आर आल्सो कंप्लीटली द सेम, चार्ट इज आल्सो सेम, बस यहाँ पे 37 का स्लैब नहीं आएगा। डिस्कस करते हैं फटाफट। Sir, if our income is more than 1 crore but up to 2 crore, if our income is more than 1 crore up to 2 crore, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। 15% नो इश्यूज, 15% नो इश्यूज। लेकिन सर इश्यूज तो तब हो जाते हैं when it is more than 2 crore। सर if it is more than 2 crore, हमारा दिल तो कहता है 25% लगाओ एंड काम करो खत्म आगे बढ़ो, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। चलो देखते हैं। हमारी स्पेशल इनकम तो लगेगी मित्रों 15% से ही, उसमें तो नो डाउट। सर अदर इनकम यानी कि हमारी नॉर्मल इनकम, इफ इट इज अप टू 2 करोड़ सेम लॉजिक 15%, इफ इट इज मोर देन 2 करोड़ 25%। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली द सेम,
बस एक दो पॉइंट अलग अलग है, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो एंड सी इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और नॉट। चलो नेक्स्ट सर हमारा आता है रिबेट। नेक्स्ट आता है हमारा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर रिबेट हमको ओल्ड स्कीम में मिलता है, तभी हमारा ओल्ड स्कीम वाला मोनू भी खुश है। एंड मित्रों हमको न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में मिलता है, तभी हमारा न्यू स्कीम वाला मोनू भी खुश है। सर ओल्ड टैक्स रिजीम में हमको क्या मिलता था? एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही हमारा रिबेट मिलेगा, बाकी किसी को भी नहीं मिलेगा। विद टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज। एक तो रेसिडेंट होवे, दूसरा इंडिविजुअल होवे विथ एन इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज नॉट मोर, विथ अ टोटल इनकम ऑफ अप टू 5 लाख रुपीज नॉट मोर। सर देखो इनको कितने का मिलेगा रिबेट? इनको कितने का रिबेट मिलेगा सर? सर 12,500 और 100% ऑफ दैट टैक्स लायबिलिटी विच एवर इज लोअर। सर यही बेनिफिट हमारी न्यू स्कीम में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अरे बिल्कुल हुआ है। रेसिडेंट होवे, इंडिविजुअल होवे विथ अ टोटल इनकम अप टू 7 लाख रुपीज को कितना बेनिफिट मिलेगा? सर देखो 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 25,000 रुपए विच एवर इज लोअर। 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी और 25,000 रुपए विच एवर लोअर। लेकिन सर हमारा 87A का रिबेट हमको दो जगहों से नहीं मिलता, 112A से नहीं मिलता। सर ये हमको सबट्रैक्ट करना पड़ता है बिफोर एडिंग 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। दो चीजों का एकदम खास ध्यान रखेंगे, हमारा 87A का रिबेट 112A में से नहीं मिलता, पॉइंट नंबर 1 एंड सेकंड हमको 4% सेस प्लस करने के पहले लेस करना होता है। ये 4% सेस आप नेक्स्ट स्टेप में लेस करेंगे, यहां पर आपको पहले ही हटा देना है। मतलब मित्रों 4% ऐड करने वाले स्टेप से पहले आपको ये रिबेट माइनस कर देना होता है। बिकॉज ये तो चीज हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी कि सर देखो हमारा जो 4% का सेस है दैट इज द लास्ट स्टेप। सारे के सारे स्टेप्स इससे पहले ही आते हैं, सारे के सारे स्टेप्स मित्रों इसके पहले ही आते हैं। एक छोटी सी अगर मैं समरी करवाना चाहूं, सर देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारी लिमिट फॉर 87A वाज 5 लाख रुपीस, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इट इज 7 लाख। लेकिन सर क्या ये 5 लाख रुपीस पे मुझे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? समझते हैं कैसे। 5,05,000 के ऊपर अगर मैं मेरी इनकम 5,000 इंटू 20% प्लस 12,500 इट इज 13,500। $5,05,000। लेकिन सर 5 लाख के ऊपर मेरी इनकम टैक्स कितना था? 0। क्या गलत नहीं है कि मेरी इनकम बढ़ी 5,000 रुपए से, मेरा टैक्स बढ़ गया 13,500 रुपए से। अब इसके ऊपर 4% सेस भी लगेगा। अरे गलत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हाँ यार गलत तो है, तो एसएससी बोलते हैं तो क्या, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कुछ भी नहीं। यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा इन केस ऑफ ओल्ड स्कीम, लेकिन इन केस ऑफ न्यू स्कीम यही आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा। समझते हैं कैसे। सपोज as per your new 115 BSc वाली स्कीम your income is 7 लाख रुपीज, 720, 730 एंड 7,50,000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज। देखते हैं क्या आपका टैक्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑन 7 लाख रुपीज, अगर आप 7 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे इट इज 20,000। सर देखो एसएससी हमारा रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकम अप टू 7 लाख रुपीज भी है, 25,000 है, 100% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी का लोअर आपको 87A में रिबेट मिल जाएगा। फर्स्ट केस में तो दिक्कत ही नहीं है, यहां पर फाइनल टैक्स लायबिलिटी 0। नेक्स्ट 7,20,000, यहां पर आपका टैक्स पेबल का फाइनल अमाउंट विल बी 22,000। यहां पर 87A मिल सकता है सर? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमारी इनकम इज मोर देन 7 लाख, ये तो मिल ही नहीं सकता। लेकिन सर देख रहे हो मेरी इनकम बढ़ी 20,000 रुपीज से, लेकिन मेरा टैक्स बढ़ गया 22,000 रुपए से। मेरी इनकम बढ़ी 20,000 से, लेकिन मेरा टैक्स बढ़ गया 22,000 रुपए से। सर ये तो गड़बड़ हो गई, सर ये तो गड़बड़ हो गई। देखो यहां पर हमको एक सिंपल काम करना है, योर एक्सेस इनकम ओवर एंड अबव 7 लाख रुपीज 20,000 एंड योर टैक्स जो आ रहा है आपको लेना है विच एवर इज लोअर। आपको ले लेना है मित्रों विच एवर इज लोअर। एंड याद है मार्जिनल रिलीफ में हमने यही चीज की थी, टैक्स ऑन योर हायर इनकम एंड टैक्स ऑन योर लोअर इनकम। टैक्स ऑन योर लोअर ऊपर करके बता देते हैं। मार्जिनल रिलीफ में हमने यही चीज की थी। स्टेप नंबर 1 टैक्स ऑन योर हायर इनकम, सेकंड टैक्स ऑन योर लोअर इनकम
प्लस और एक्सेस इनकम। अभी आपका टैक्स ऑन लोअर इनकम इज 7 लाख रुपीज, 7 लाख रुपीज के ऊपर टैक्स तो जीरो आ रहा है ना अभी तो, प्लस आपकी एक्सेस इनकम आपकी 20,000। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, 22,000 रुपए माइनस 20,000 रुपीज इज योर मार्जिनल रिलीफ योर। समझे क्या? दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ। समझे क्या? अरे मित्रों समझे क्या? दिस माय डियर फ्रेंड्स इज योर मार्जिनल रिलीफ। अब चलो आगे आ जाते हैं। 7,30,000 रुपीज की अगर मैंने इनकम ले ली, मेरी एक्सेस इनकम कितनी है? 30,000। ये इनकम के ऊपर टैक्स आया 23,000, मतलब मेरी इनकम बढ़ रही है बाय 30,000 रुपीज, लेकिन मेरा टैक्स बढ़ रहा है बाय ओनली 27,000। यहां पर मार्जिनल रिलीफ अप्लाई नहीं करेगा। 23,000 के ऊपर सीधा सीधा 4% से ऐड करो, काम खत्म। 7,50,000 की इनकम ले लो, सेम थिंग, 25,000 का उसके ऊपर टैक्स आता है। एंड मित्रों एक्सेस इनकम कितनी? 50,000, सीधा सीधा 25,000 के ऊपर 4% सेस कर दो, प्लस योर आंसर इज रेडी। योर आंसर ए इज रेडी। अगर आप यही ऐसे कट ऑफ पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो जिसके बाद से आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगा, अराउंड 7,22,220 के आसपास आता है। 7,20,000 22,220 के आसपास आ जाता है। कैलकुलेट करके देख लेना एक बार, कैलकुलेट करके देख लेना मित्रों, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होती है। चलो सर, अभी तक हमने नॉर्मल टैक्स रेट्स पढ़े, थोड़ी सी एक बार स्पेशल टैक्स रेट्स पढ़ाओ ना थोड़ी। सर देखो 115BB इनकम फ्रॉम विनिंग्स ऑन लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, रेसेस एंड योर कार्ड गेम्स। फ्लैट रेट 30%। फ्लैट रेट मित्रों 30%। टैक्स ऑन विनिंग्स फ्रॉम योर लॉटरीज, क्रॉसवर्ड्स, रेस एंड कार्ड गेम्स। सर सेक्शन नंबर 115BBE दैट इज योर डीम्ड इनकम, यानी कि जो भी हमने 60 से 68 तक पढ़ेंगे, जो भी हमने 60 से 68 तक पढ़ेंगे दैट इज योर डीम्ड इनकम। तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सर बहुत भारी भरकम टैक्स लगेगा इसके ऊपर। आपकी चुराई हुई इनकम है जो गवर्नमेंट ने पकड़ रखी है, 60% तो टैक्स लगेगा, 25% सरचार्ज लगेगा एंड 4% सेस। 60% टैक्स लगेगा, 25% सरचार्ज एंड 4% सेस। नहीं 89 नहीं होता, पहले 60 लो अपने कैलसी में, फिर अपने कैलकुलेटर में 60 लो, प्लस करो सीधा सीधा 25% आ जाएगा मित्रों 75। 75 पे फिर करो प्लस 4%, दैट इज 78%। क्यूमुलेटिवली इट इज 78%। सर 115BBJ विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स हमारा कितना आ जाता है? सर जितने भी हमारे सट्टेबाजी की इनकम होती है ना, बेसिकली इट इज 30% ओनली। हमारी मित्रों सारी की सारी सट्टेबाजी की इनकम पर टैक्स का रेट इज वेरी मच फ्लैट 30%। हाँ, इनमें से हमको कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता, एंड मित्रों बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। जो हमने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रिस्पेक्टिवली का बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट देखा था, इन टाइप की सट्टेबाजी की इनकम से, इन टाइप के स्पेशल रेट वाली इनकम से नहीं मिलता है उसका सेट ऑफ। डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस नहीं अलाउड है, चैप्टर 6 से नहीं मिलता, एंड मित्रों बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता। बेसिक एग्जामिशन का मित्रों बेनिफिट भी नहीं मिलता। चलो सर अभी बताया आपने डीम्ड इनकम, सेक्शन नंबर 68 से लेकर 69D तक, चलो पढ़ते हैं। सर फर्स्ट इज योर कैश क्रेडिट। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा कोई क्रेडिट आया जिसका आपके पास कोई आंसर नहीं है। क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द असेसी इफ द असेसी डज नॉट प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। ये हो सकता है हमारे इन फर्दर 2-3 केसेस में। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट केसेस तो हमारा ऐसा है कि भैया हमको बुक्स के अंदर हमने ही क्रेडिट किया हमारी ही बुक्स में, एंड हम ही आंसर नहीं दे पा रहे, तो इट इज द डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी। सेकंड, क्रेडिट मैंने बोरो किया है किसी से, क्रेडिट मैंने किसी से लोन लिया है, एंड मैं मेरे इनकम टैक्स ऑफिसर को बता रहा हूं कि भैया देखो मेरे बुक्स के अंदर क्रेडिट है, बराबर है, परफेक्ट, आई एग्री विथ यू, मैंने लोन लिया किसी से, लेकिन जो लोन देने वाला पर्सन है ही इज नॉट एबल टू गिव अ सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। समझो मेरे फैक्ट्री में काम करते हैं मिस्टर रामू। मिस्टर रामू ने कभी जिंदगी में 5 लाख रुपए देखे भी नहीं होंगे, एंड मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया कि मैंने मिस्टर रामू से 5 लाख रुपए का लोन लिया है। चलो ठीक है भैया, मेरा तो क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट में जस्टिफाइड है। लेकिन जब मिस्टर रामू को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ा साइड में लिया और बोला भैया आपने 5 लाख रुपए जज केसवानी को किस चीज के दिया, और आपके पास इतने पैसे आए कहां से? मिस्टर रामू रो पड़े और बोला सर हमका तो कई कछु पता नहीं, सर हमका तो कई कछु पता नहीं, हमने तो कभी 5 लाख रुपए से साथ में देखा भी नहीं है। फंस गए, बिकॉज द लेंडर वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। तो ये इनकम किसकी माना जाएगा मित्रों? वेरी इंपॉर्टेंट, असेसी।
अगर मैंने मिस्टर रामू से लोन लिया है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट है, मेरी एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन मेरे लेंडर की एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ये मान लिया जाएगा कि मैंने फर्जी लोन बोरो किया है एंड दिस विल बी डीम्ड इनकम ऑफ मी, दिस विल बी द बोरोअर्स डीम्ड इनकम, दिस विल बी द असेसीज डीम्ड इनकम। ठीक है। थर्ड, सम क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी बाय वे ऑफ शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम एटसेट्रा। एंड मित्रों सेम चीज हमारा इन्वेस्टर बता नहीं पा रहा है कि उसने फंड्स कहां से सोर्स किया एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। समझो सेम एग्जांपल, मेरी कंपनी है जेके प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया कि मिस्टर रामू से मैंने 5 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल का अमाउंट रेज किया, लेकिन जब मिस्टर रामू को दिया गया थोड़ा साइड में कि भैया बताओ भाई क्या प्रॉब्लम क्या है, 5 लाख रुपए तुम्हारे पास आए कहां से, सेम वही उनका आरआर कि भैया हमका तो कुछ पता ही नहीं है, हमने तो कभी इतना पैसा देखा भी नहीं है मालिक, हमने कभी इतना पैसा देखा भी नहीं है। हंस गए। द डीम्ड इनकम ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनी इन दिस केस, पैसे रिसीव किसको हुए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट जिसने किया, हर केस में हमारी उसी की इनकम बन रही है। सर फर्स्ट केस में देखो मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया था तो मेरी इनकम बन गई, सेकंड केस में मैंने मेरे ही बुक्स ऑफ अकाउंट में लोन क्रेडिट किया था तो मेरी इनकम बन गई, थर्ड केस में मित्रों, थर्ड केस में क्लोजली हेल्ड कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट किया होगा जब उन्होंने शेयर कैपिटल इशू किया, तो उनको ये इनकम डीम्ड इनकम बनानी पड़ जाएगी अपनी करंट प्रीवियस ईयर में। समझे? सेक्शन नंबर 68 कैश क्रेडिट, वेरी वेरी सिंपल, समझे क्या? चलो सेक्शन नंबर 69, असेसी मेक्स इन्वेस्टमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। असेसी ने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट किया जो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, अगर असेसी हमारे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो क्या होगा सर, डीम्ड इनकम बन जाएगा असेसी के। वेरी सिंपल। 69A अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स और मनी, असेसी ओन्स मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल एसेट जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, एंड सेम थिंग सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है बाय द असेसी, तो क्या होगा सर, डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी। दिक्कत क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट मनी बुलियंस नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन्वेस्टमेंट मनी बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल एसेट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, एंड सेम चीज असेसी कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे, सेम चीज डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी हो जाएगा। 69C असेसी मेड एन एक्सपेंडिचर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड मित्रों सेम चीज यहां पर भी ही इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स। सर एक्सपेंडिचर मतलब क्या? समझो मित्रों मेरी डॉटर की शादी है, मैंने 50 लाख रुपीस ऐसे कैश में उड़ा दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला पता कि भैया ये तो अपनी बेटी की शादी के अंदर 50-50 लाख रुपए उड़ा रहा है, ऐसे ही कहां से है भाई इतना पैसा, तू तो पिछले 10 साल से इनकम दिखा रहे कि तू हर साल 5-5 लाख रुपए कमाते है, क्या चल क्या रहा है? Here I have made an expenditure that is not recorded in the books of account, यहां पर वो मेरी डीम्ड इनकम बन जाएगा if I am not able to provide a satisfactory explanation। चलो ठीक है। मनी बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, सर हुंडी का मतलब होता है पुराने जमाने, ये बात है उस जमाने की, ये बात है हमारे भैया भाई के जमाने की, जहां पर मित्रों हुंडीज वर यूज्ड एज प्रॉमिसरी नोट्स। ये उस टाइम की बात है जहां पर हमारे हुंडीज वर यूज्ड एज प्रॉमिसरी नोट्स। यहां पर क्या सर, एनी अमाउंट ऑफ हुंडी अलॉन्ग विद एनी इंटरेस्ट, अगर हमने बोरो किया या रीपे किया अदरवाइज देन बाय 3 हमारे वेरी वेरी फेवरेट मींस अकाउंट पे चेक, अगर हमने बाय अकाउंट पे चेक, जो हम हमारे 3 मोड्स में से एक पढ़ते हैं, जो हमारे 3 फेवरेट मोड्स में से एक पढ़ते हैं हम, हमारा अकाउंट पे चेक, ये हमारी डीम्ड इनकम ऑफ द बोरोवर या लेंडर बन जाएगा। अगर हमने यहाँ बोरो किया है या रीपे किया है, अगर हमने बोरो किया है या रीपे किया है कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये अमाउंट हमने बोरो किया है या रीपे किया है कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है मित्रों, कोई भी इशू नहीं है। एनी अमाउंट बीइंग डीम्ड इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रीवियस ईयर की इनकम ऑफ वंस, समझो अगर मैंने बोरो किया कैश में अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक मैंने बोरो किया, मतलब मेरी इनकम बन चुका है, लेकिन अगर उसके अगले साल मैं यही अमाउंट रीपे भी कर दूं बाय अकाउंट पे चेक, सर क्या दूसरे बार भी इनकम बन जाएगा? अरे नहीं, अगर आप बोरो करने के टाइम में इसको इनकम मान चुके हो, रीपे आप कैसे भी करो, ये आपकी इनकम दोबारा तो नहीं बनने वाला। एक ही अमाउंट ऑफ हुंडी 2 बार आपकी इनकम नहीं बनने वाला। अगर आपने बोरोल किया है आपका अदर देन अकाउंट पे चेक से, तो जब बोरो किया रहेगा तब तो आपकी इनकम बन गया रहेगा, जिसके ऊपर मित्रों आपने 78% टैक्स भी दिया है। लेकिन जब आप रीपे करोगे, समझो आपने अदर देन अकाउंट पे चेक कर दिया,
इस केस के अंदर सेम चीज यहां पर, बिकॉज आपका बोरोअर के टाइम में ये चीज टैक्स हो चुकी है, while repayment it will not be taxed again, it will not be taxed again. अब मित्रों आता है हमारा वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एग्रीकल्चर इनकम। सर एग्रीकल्चर इनकम हमारी खेती बाड़ी की इनकम, चलो देखते हैं क्या। सर रेंट फ्रॉम आवर एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, देखो ये प्यारा सा हमारा आदमी खेती कर रहा है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम आवर नर्सरी, जो भी छोटे छोटे पॉट्स हम खरीदते हैं, इनकम फ्रॉम नर्सरीज आर एग्रीकल्चरल इनकम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन an area used as a residential dwelling or a storehouse, हमने इनकम कमाई है फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड लोकेटेड इन अ रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरिया में लोकेटेड एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन इसका यूज भी बहुत स्पेसिफिक है मित्रों, पिक्चर की शूटिंग के लिए दिया गया लैंड इज नॉट एग्रीकल्चरल यूज, वेरी 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 क्लियर। स्टोरेज के लिए या हमारे रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी और वी आर गिविंग द प्रॉपर्टी ऑन रेंट, ठीक है जी। सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीन से आपकी नजर हटने ना पाए, वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखो इफ यू आर सेलिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इट रॉ फॉर्म, हम कच्चा ही, हमने आलू उगाया और कच्चे आलू बेच दिए। सर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमने डायरेक्टली आलू सेल किया इन इट्स रॉ फॉर्म, यहां पर कोई बिजनेस का स्कोप ही नहीं है, एवरी सिंगल पेनी दैट वी मेक फ्रॉम दिस बिजनेस इज एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन सर थोड़ा बहुत हमने प्रोसेसिंग किया, आलू को छोटे बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूट किया, आलू को थोड़ा क्लीन किया, थोड़ा अच्छे से पैक वैक किया, दैट मेड द प्रोसेस वाज मैंडेटरी टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। मार्केट में कोई गंदे आलू थोड़ी खरीदेगा, तो यहां पर हमारा प्रोसेस वाज नेसेसरी टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, नहीं तो उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। सेम थिंग यहां पर भी हमारा एग्रीकल्चर इनकम बन जाएगा। सर एग्रीकल्चर इनकम बन गया तो क्या, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट इफ एग्रीकल्चरल लैंड इज इन इंडिया। अगर हमारा एग्रीकल्चरल लैंड जिससे हम ये इनकम कमा रहे हैं दैट इज इन इंडिया, ये पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। सर लेकिन हमारा जो प्रोसेस है वो ऑप्शनल है। मैं आलू की खेती जरूर करता हूं, लेकिन मैं आलू सीधे सीधे मार्केट में बेचता नहीं हूं, मैं वो आलू ये चिप्स बना के मार्केट में बेचता हूं। क्या ये पूरी इनकम मेरी बिजनेस की है? नहीं, क्योंकि मेरे आलू बनाने का भी तो बिजनेस है। अरे मित्रों आलू बनाने का मेरा बिजनेस इज एग्रीकल्चरल एंड जो मैं चिप्स बना दूं दैट इज पीजीबीपी। कैसे कैलकुलेट करें सर? वेरी सिंपल, यहां पे आ जाते हैं हमारे मोनू एंड हमारे सोनू, दो हमारे हैंडसम बॉयज आ जाते हैं, मोनू एंड सोनू। मिस्टर मोनू का एक काम है, ही ग्रोस पोटैटोज। सर पोटैटोज उन्होंने बहुत साल भर मेहनत करी एंड उन्होंने पोटैटो ग्रो करे एंड 1 लाख रुपीज में उन्होंने सोनू को सेल कर दिए, ठीक है। उनका कॉस्ट कितना आया था? 70,000 रुपीज लेस कर दो, बचा कितना? 30,000, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। परफेक्ट, एकदम क्लियर। चलो नाउ मिस्टर सोनू ने इसी आलू के बनाए चिप्स एंड 1,45,000 में उन्होंने सेल कर दिए। व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस 1,45,000 रुपीज के जो उन्होंने चिप्स बेचे थे? सर जाहिर सी बात है जितने में उन्होंने परचेज किए 1 लाख रुपीज, बचा कितना? 1,45,000। नाउ द प्रोविजन सेस, समझो अगर ये दोनों बिजनेस एक ही पर्सन कर रहा होता तो भी हम ये मान लेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर का बिजनेस, एग्रीकल्चरल इनकम का बिजनेस एंड मित्रों हमारा ये वाला बिजनेस अलग अलग है। कैसे करेंगे? चलो देखते हैं कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। सर सबसे पहले ले लो अपनी एफएमवी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और प्रोसेस्ड। जितना भी आपने अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रोसेस किया है उसका वैल्यू ले लो, माइनस कर दो उसमें से कॉस्ट टू कैलकुलेट, आ गई अपनी एग्रीकल्चरल इनकम बराबर। यहां पर जो एफएमवी थी वही यहां पर आके इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी, जो हमने ऊपर के अभी इस क्वेश्चन में देखा। जितना मेरा एफएमवी ऑफ सेल था यहां पे मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गया, ये मानते हुए कि अगर मैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर करूंगा मैं एफएमवी पे ही तो करूंगा। अरे मित्रों मैं एफएमवी पे ही तो करूंगा। FMV of the finished goods sold in the market minus FMV of the agricultural produce used, that is your business income. very very simple। जब भी कुछ भी डाउट है ये छोटू सा सोनू मोनू का एग्जांपल याद कर लेना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। द ओनली प्रॉब्लम इज यहां पर हमारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में ये दोनों बिजनेसेस एक सिंगल पर्सन कर रहा होता है, लेकिन उनका बोलने का तरीका एकदम सेम है। भैया देखो आपके एग्रीकल्चरल बिजनेस से जब आप अपने पीजीबीपी वाले बिजनेस में ट्रांसफर करोगे अपने गुड्स, अपना स्टॉक जब आप ट्रांसफर करोगे, ये मान लो कि आप उसको एफएमवी पे सेल कर चुके हो। यू आर इनडायरेक्टली सेलिंग योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
at its FMB to the PGBP business. Very simple, and that becomes the cost of acquisition. And आगे जाकर वो हमारी cost of acquisition बन जाता है. समझे क्या सर? लेकिन हाँ, हमारे कुछ टाइप के बिजनेसेस में ये कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी. In 3 type of businesses, this calculation was very complicated. सबसे पहला एग्जांपल तो हमारा टी बिजनेस का है. ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया इज अ वेरी ह्यूज बिजनेस. लेकिन यहां पर हो रही थी थोड़ी दिक्कत कि यार कितने सारे उनके टी बनाने के प्रोसेस होते हैं. जो पत्ते काटते हैं, फिर पत्तों को सुखाया जाता है, फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, फिर पाउडर में थोड़ा फ्लेवर्स ऐड होते हैं. सर यहाँ पर तो मल्टीपल बिजनेसेस ऐड हो रहे हैं. तो ये टी बिजनेस वालों ने बोला सर इनकम टैक्स डियर थोड़ी हमारी हेल्प कर दो. तो उन्होंने बोला ओके कर देते हैं सर, आपकी थोड़ी हेल्प कर देते, क्या दिक्कत क्या है, थोड़ी अगर हेल्प कर देंगे प्रॉब्लम थोड़ी हो जाएगी कोई, कर देते हैं. यहां पर वी हैव प्री एग्जिस्टिंग परसेंटेजेस. अगर आपका बिजनेस इज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, इफ इट इज ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, आप मान लेंगे कि सर अगर आपकी 100% की इनकम है, 100 रुपीज की इनकम है, तो उसमें से 60% इज एग्रीकल्चर एंड 40% इज बिजनेस. 60% एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस. सेकेंड, अगर योर जॉब इज ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी इन इंडिया, इफ योर बिजनेस इज ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी इन इंडिया, 75-25. लेकिन अगर ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग, तो 60-40, बिकॉज यहाँ हमारे रोस्टिंग ग्राउंडिंग वाले जो एक्स्ट्रा बिजनेस के स्टेप्स इंक्लूड हुए हैं उसको इंक्लूड करना पड़ेगा. यानी कि मित्रों टी के केस में 60-40. अगर हमने कॉफी ग्रोइंग क्योर करी है तो 75-25, ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग सब कुछ किया है 60-40. लेकिन हाँ, अगर हमने ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चर किया हमारे रबर या लेटेक्स का, इफ वी हैव ग्रोन और मित्रों मैन्युफैक्चर्ड आवर रबर और लेटेक्स, द रेशियो इज 65-35. अब पता है ये प्रॉब्लम क्या आती है कि सर हमको 65-35 तो याद है, लेकिन हम एग्जाम में ये भूल जाते हैं कि भैया 65 हमारी बिजनेस की परसेंटेज थी या हमारे एग्रीकल्चर की परसेंटेज थी. दिस इज अ प्रॉब्लम दैट जेन्युइनली अराइजेस. पता है जैसे मुझे पढ़ाया गया था, इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, बराबर. तो जो भी हमारे हायर परसेंटेज है ना, दैट इज ऑलवेज ऑफ एग्रीकल्चर. एक बार फटाफट से मेरी तरफ देखो, फटाफट रिवाइज करवाता हूं. सर टी का बिजनेस ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी 60-40. सर ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी 75-25. ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग ऑफ कॉफी 60-40. एंड लास्ट रबर या लेटेक्स 65-35. एक बार फटाफट दोबारा से चलो मित्रों, एकदम ध्यान से देखेंगे. मित्रों एकदम ध्यान से देखेंगे. ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 60-40. ग्रोइंग एंड क्योरिंग ऑफ कॉफी 75-25. ग्रोइंग, क्योरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग ऑफ कॉफी 60-40. एंड मित्रों लास्ट रबर एंड लेटेक्स 65-35. डन एंड डस्टेड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड मित्रों आ जाता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर इनकम. सर हमारे Q2 से रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF, AOP, BOI, AJP, हमारे एक प्यारे से रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, he has to satisfy 2 conditions. टेक्निकली 3. एक तो होना चाहिए रेसिडेंट इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP. एंड मित्रों इनकी एग्रीकल्चरल इनकम shall be more than ₹5,000 per annum and non-agricultural income should be मित्रों more than the basic exemption limit. तब मित्रों हमारी गवर्नमेंट बोलती है सर आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है. अब द प्रॉब्लम इज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती. हमने अभी एंट्री नंबर यहां पर पढ़ा, एंट्री नंबर के साथ हमने पढ़ा मित्रों, हमने साथ में पढ़ा सब कुछ. एंट्री नंबर 82 बोलता है कि भैया एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती. तो यहां पर क्या देखो, सबसे पहले निकालो योर टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस सरचार्ज कर दो. टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर. सर आपका एग्रीकल्चरल पोर्शन प्लस नॉन एग्रीकल्चरल पोर्शन दोनों का ले लो टोटल, उसके ऊपर सबसे पहले टैक्स निकालो, उसमें सरचार्ज ऐड कर दो. कर दिया सर, ठीक है. अब एक स्टेप नंबर 2 करो, आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ले लो, इसमें अपना एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो, इसके ऊपर अगर सरचार्ज लगता है तो ऐड कर दो. स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2, व्हाट यू गेट इज योर फाइनल टैक्स पेबल. इसमें मित्रों अगेन से 4% सेस ऐड कर दो एंड यू गेट योर फाइनल आंसर एज योर नेट टैक्स पेबल.
पता नहीं क्यों बालक इस कॉन्सेप्ट से काफी डरते हैं। यहां पर पता है हम क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी बेसिक एग्जेम्पशन, क्योंकि देखो बेसिक एग्जेम्पशन पर कोई टैक्स नहीं लगता, हम बोले कि ठीक है ये आपका बेसिक एग्जेम्पशन है, ये तो आपको एनी विच वेज मिलने ही वाला था। इसके ऊपर जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, ये देखो ये आपकी टोटल इनकम, नॉन एग्रीकल्चर इनकम। पहले हम एक काम कर रहे हैं कि पूरे पे टैक्स निकालो। हाँ सर निकाल दिया पूरे पे। हाँ फिर ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, योर बेसिक एग्जेम्पशन प्लस योर एग्रीकल्चर पोर्शन, इसको हटा दो और नीटली बनाते हैं। चलो समझो टोटल इनकम इज 100, आपका बेसिक एग्जेम्पशन इज 30, एग्रीकल्चर पोर्शन इज 20। अब पता है कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले टैक्स निकालो ऑन 100, दैट इज योर टोटल इनकम। अगर इसमें सरचार्ज लगता है तो जोड़ दो, माइनस करो इसमें से मित्रों माइनस करो योर टैक्स ऑन योर बेसिक एग्जेम्पशन 30 प्लस योर एग्रीकल्चर इनकम 20, यानी कि टैक्स ऑन 50 ले लिया। अब मित्रों स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 माइनस कर दो। मतलब सर हम बेसिकली पता है क्या कर रहे हैं, हम बस इस हिस्से के ऊपर टैक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इट। हम बेसिक एग्जेम्पशन एंड एग्रीकल्चर इनकम को माइनस कर चुके हैं, दैट मींस आवर टोटल इनकम में से हम लोग सिर्फ इस हिस्से, हमारे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के पोर्शन में से हम यहां पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, समझे। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम ले लिया क्योंकि मैंने एकदम अच्छे से ही बढ़िया से ही समझा दिया। इस कॉन्सेप्ट में काफी बच्चे गोल घूमते हैं, तो आई थॉट एक बार ढंग से बता देते हैं। चलिए सर हमारे ये चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स हो चुका है खत्म। हमारे चैप्टर ऑफ बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स हो चुका है खत्म। मित्रों सेम थिंग, क्लास अगर पसंद आई हो वीडियो को एक लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना। We read every single comment of yours and it gives us so much happiness to read your positive responses. वीडियो अगर दिल से पसंद आई हो अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करना ही नहीं भूलना। मित्रों हाँ नोट्स कहां मिलेंगे सर, डिस्क्रिप्शन में यू विल फाइंड अ गूगल ड्राइव की लिंक, जहां पर सारे के सारे चैप्टर्स जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे उनके नोट्स विल बी अपडेटेड देयर। नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स के लिए यार भाई बैठा ना, उसकी टेंशन क्यों लेते हो। मित्रों लर्न विथ AIR3, लर्न विथ फन। मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मित्रों कीप लर्निंग, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ एंड ऑलवेज गिव योर एब्सोल्यूट बेस्ट नो मैटर व्हाट यू डू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।